नमस्कार, आप दिख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, कल उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। पार्टी के 1350 से ज्यादा पदाधिकारी जिसमें मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करने वाले। बैठक में सीएम धामी भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहने वाले हैं। उपचुनाव में हार की समीक्षा करने वाली है बीजेपी। आगामी सांगठनिक और चुनावी रणनीति पर भी महामंथन होगा। तो कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शिरकत करने वाले हैं। पार्टी के 1350 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पार्टी के 1350 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। सीएम धामी भी बैठक का हिस्सा होंगे। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट, इन दोनों सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उस हार की समीक्षा की जाएगी और साथ ही आगामी सांगठनिक और चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव। अनुज, देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के अति आत्मविश्वास को कोड किया है योगी आदित्यनाथ ने। और कल उत्तराखंड में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश प्रभारी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष सभी मौजूद रहेंगे। इस बीच क्या कुछ नजर आ सकता है खास, अनुज? बिल्कुल पूजा, कल जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे, साथ साथ उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी रहेंगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत तमाम बीजेपी के करीब करीब 200 से 250 कार्यकर्ता जो है उस बैठक में मौजूद रहेंगे। चूंकि कल उपचुनाव था, बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट है, उसपे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इन दोनों सीटों पे क्यों हार हुई बीजेपी की, क्यों नहीं जीत हुई, सबसे पहले तो इससे मंथन किया जाएगा पूजा। इसके बाद चूंकि अक्टूबर और नवंबर में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ये दोनों कराए जा सकते हैं, दोनों होने हैं। दोनों चुनाव की रणनीति कैसी बनी, किस प्रकार से रणनीति बने, किसको टिकट दिया जाना है, साथ ही साथ बीजेपी के जो वोटिंग परसेंटेज है वो किस प्रकार से बढ़ सके, इन तमाम बातों को लेकर के इसमें मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि दो चुनावों को बीजेपी में दो सीटों पे जो चुनाव थे, बीजेपी को ये लग रहा था कि दोनों सीटें बीजेपी के पाले में जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जो है लगातार कन्विंसिंग कर रहे थे जो है तो विधानसभा चुनाव को लेकर के वहां पे वोट भी मांग रहे थे। साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी लगे हुए थे, क्योंकि उनका जो गृह जनपद है वो बद्रीनाथ ही है, क्योंकि महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ से ही विधायक है, वहां पर भी वो जो है चुनावी यात्रा कर रहे थे। तो अब चूंकि हार का सामना देखना पड़ा, उस पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी किस प्रकार से अपने वोटर्स को उत्साहित कर सकती है, पन्ना प्रमुख से लगा करके ब्लॉक स्तर के अधिकारी, उसके अलावा जो जिला अध्यक्ष है, उन सभी लोगों को अनुज देखिए, बीजेपी तो कल मंथन करेगी इस विषय पर, लेकिन अगर ग्राउंड की अगर हम इवैल्यूएट करें इस हार को, तो क्या नजर आता है? क्या बीजेपी का कार्यकर्ता उत्तराखंड के अंदर अति आत्मविश्वास से भर गया था क्या? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में भी क्लीन स्वीप हुआ है, 5 की 5 सीटें मिल गई उनको,
और उसके बाद डायरेक्ट उपचुनाव आ गए, तो शायद ये हो सकता है कि उपचुनाव में किसी ने मेहनत ना करनी चाहिए हो। बिल्कुल पूजा। तो बीजेपी के हारने के 2 से 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर मंगलौर विधानसभा में चूंकि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पे उतारना, पैराशूट बना करके बीजेपी ने यहाँ पे प्रत्याशी उतारा, वो इनका सबसे गलत फैसला था। उसके अलावा अगर बात करें बद्रीनाथ विधानसभा सीट से जो दल बदल हुआ, वो एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। अगर बात करें इसके अलावा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीते थे, तो इस लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकार हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या स्टार प्रचारक हो, ये तमाम लोग सारी अपनी ताकत उत्तराखंड में उन्होंने झोंक दी थी चुनाव को लेकर के। लेकिन जब 2 सीटें हुई, 2 सीटों में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जरूर जारी करी थी, लेकिन कोई बीजेपी का स्टार प्रचारक वहां पे नहीं पहुंचा। हालांकि जो उत्तराखंड के नेता थे, चाहे वो हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, वो मंगलौर विधानसभा सीट पर उन्होंने जो है चुनावी यात्रा करी, उन्होंने जो है वोट मांगे, रैलियां करी। और अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल वहां जाकर के रैलियां करते हैं, वहां चुनावी यात्रा करते हैं। इसके अलावा बीजेपी का कोई बड़ा नेता इन दोनों सीटों पर नहीं जाता। तो क्या हार का कारण हो सकता है? ये हार की बड़ी वजह हो सकती है कि दोनों कोई नेता वहां पर नहीं जाता है, स्टार प्रचारकों में नहीं जाता है, चुनावी यात्रा नहीं करता है। हालांकि मुख्यमंत्री जरूर मंदसौर गए थे, लेकिन इस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, तो बीजेपी कल मंथन कर सकती है। इसके अलावा चूंकि अब आगे नगर निकाय चुनाव और नगर पालिका और पंचायत चुनाव, ये तीनों चुनाव होने हैं। इन तीनों चुनाव का मंथन। एक चीज और है पूजा, क्योंकि कैबिनेट में 2 पद अभी भी रिक्त है, उन कैबिनेट के पदों को क्या भरा जाएगा, इसके लिए भी कल इस बैठक में मंथन किया जाएगा। कि आगामी सरकार लोकसभा चुनाव के बाद ये कह रही है, हम लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट के 2 पद भरेंगे, तो क्या किन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, क्या जो मंत्री है उसमें से किसी का कद घटाया जा सकता है, इन तमाम चीजों के पूरे प्रदेश की समीक्षा की जाएगी। एक चीज और होती है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वो जन जन तक कैसे पहुंच पाए, उत्तराखंड का जो आखिरी गांव तक, उन आखिरी गांव तक, आखिरी लोग तक वो जो योजनाएं कैसे पहुंच पाए, इस पर भी मंथन किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अनुज जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कल किन बिंदुओं पर मंथन हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया, दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी है। मंगलौर सीट पर जनता ने हाथ का साथ दिया, बद्रीनाथ सीट पर भी लखपत बुटोला जीते हैं। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। 10 जुलाई को हुई थी उपचुनाव की वोटें। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने दमदार जीत हासिल की है। अयोध्या के भगवान राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया। इस देश में सब लोगों को मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। पिराने कलियर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है। उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो देखिए, बेहद दिलचस्प रहा ये मुकाबला। उत्तराखंड देवभूमि में उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। देवभूमि में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट पर उपचुनाव हुआ था। बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र सिंह भंडारी ने बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा था, या यूं समझिए कि ताल ठोकी थी।
बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस की ओर से लखपत सिंह बुटोला, जिनको हाल ही में महासचिव का पद भी सौंपा गया था, उन्होंने बड़ी जीत हासिल करी है। कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने 5224 वोटों से वो विजयी रहे हैं। अब मंगलौर सीट पर बात करते हैं। मंगलौर सीट पर करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के प्रत्याशी थे। करतार सिंह भड़ाना पर लगातार चुनाव के दौरान आरोप लगता रहा कि करतार सिंह भड़ाना बाहरी उम्मीदवार है। ऐसे में मंगलौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जो कि काजी निजामुद्दीन रहे, काजी निजामुद्दीन बताया जाता है उनके बारे में कि काफी समय से वो ग्राउंड पर एक्टिव रहे, जिनकी एक्टिवनेस का उनको फायदा भी मिला है। काजी ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना के सामने 422 वोटों से जीत हासिल की है। 10 जुलाई को हुई थी उपचुनाव की वोटिंग। कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलौर में अपना परचम जीत का लहराया है। जी हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसके बाद खुशी की लहर जरूर है। सोचिए, लगातार लग रहा था उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को कि जो नतीजे हैं वो कम से कम 4-1 के रह सकते हैं या फिर 3-2 का आंकड़ा भी अगर ज्यादा दम लगाया जाए तो बन सकता है। लेकिन जब 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप हुआ, उसके बाद कांग्रेस बहुत ज्यादा हतोत्साहित थी। हालांकि अब इन दोनों ही उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। ये जीत भले ही छोटी हो, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके के हालात उत्तराखंड कांग्रेस में बने हुए हैं, जीत के बूस्टर की जरूरत उनको बहुत लंबे समय से थी। कांवड़ यात्रा को लेकर के एक्शन मोड में आ चुका है प्रशासन। कांवड़ मेले को लेकर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर में साफ सफाई भी की जा रही है। यात्रा को लेकर शौचालयों का भी इंतजाम किया गया है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। 22 जुलाई से ही सावन मास लग रहा है। भगवान भोलेनाथ का मास इसको बोला जाता है। कांवड़ यात्रा को लेकर अब नगर निगम भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हरिद्वार के अंदर भोलों का आगमन शुरू हो चुका है। इस बीच 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इससे पहले नगर निगम तैयारी भी कर रहा है। यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हर रोज हरिद्वार आते हैं। ऐसे में शहर में साफ सफाई बनाए रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सफाई के लिए 1000 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। मुख्य नगर आयुक्त अरुण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 100 मोबाइल टॉयलेट, 240 अस्थायी शौचालय और 800 स्थायी शौचालय बनाए जाएंगे। इस विशेष व्यवस्था से कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में स्वच्छता बनी रहेगी और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। नगर निगम द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं 2024 के कावड़ मेला के लिए, उसमें सबसे पहले हमने अपनी मैन पावर जो है उसमें 1000 एक्स्ट्रा मैन पावर जो है वो डिप्लॉयमेंट की कार्रवाई हमारी पूर्ण हो चुकी है। जो कल से हमारी मैन पावर जो है वो फील्ड में उतर जाएगी। इनके द्वारा सफाई के जितने कार्य हैं वो करवाए जाएंगे और हमारा जो रूटीन स्टाफ है वो कार्य में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त 1000 लोग और जो हैं इनसे भी सफाई का कार्य जो है उसमें सहायता ली जाएगी। तो चलिए अहम जानकारी आपके साथ में साझा करते हैं। सफाई के लिए देखिए 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर के बैठकों का दौर भी लंबे समय से देखने को मिल रहा है, क्योंकि देवभूमि के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में स्वच्छता बनी रहे, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। सफाई के लिए इसी वजह से 1000 से ज्यादा कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी नियुक्ति की गई है। 100 से ज्यादा मोबाइल टॉयलेट्स, 240 से ज्यादा स्थायी टॉयलेट्स, 7 फीट से ऊंची कांवड़ यात्रा नहीं ले जा पाएंगे कांवड़िए। यात्रा के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी तैयार रहेगी। ऋषिकेश बस अड्डे पर 24 घंटे सेवा दी जाएगी। गंगा जल के लिए हरिद्वार पहुंचने वाले हैं शिव भक्त और इस दौरान तमाम व्यवस्थाएं भी की जाएंगी।
तो 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, कांवड़ यात्रा देवभूमि में हर बार खास होती है, लेकिन इस बार या यूं समझिए कि पिछली बार से कांवड़ यात्रा में जो डीजे आता है संजय, उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन भी सेट की गई है कि इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी के डीजे हैं तो उनको अनुमति नहीं होगी, वो रुड़की के आसपास ही रोक दिए जाएंगे। देखिए पूजा, कांवड़ यात्रा में महज अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा के दौरान कई तरह के नियम बनाए गए हैं। कांवड़ ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, ज्यादा साउंड वाली कांवड़ हरिद्वार में प्रतिबंध रहेगी, इसको लेकर कई नियम बनाए गए हैं। और ऐसा अगर कोई नियम के विरुद्ध चलता है तो उसके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई करने की यहाँ तैयारी की जाएगी। यहाँ पर मैं संजय डीजे को कोड करना चाहूंगी। मेरठ के मोनो डीजे को स्पेशली बैन किया गया है उत्तराखंड के अंदर, और कहा गया है कि आप अगर आ भी रहे हैं, कुछ लोग अगर उस डीजे को लेकर के भी आ रहे हैं तो वो रुड़की पर ही स्टॉप कर दिया जाएगा। देखिए इस तरह के कई डीजे हैं, मोनू डीजे हैं, कसारा डीजे हैं, तमाम इस तरह के डीजे हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि बीते दिनों हमने पूजा देखा है कि कुछ डीजे ऐसे रुड़की और हरिद्वार में देखे गए थे जिनसे कहीं ना कहीं आसपास के रह रहे लोगों को काफी नुकसान हुआ था, उनकी खिड़की दरवाजे तक टूट गए थे। यही वजह है प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बार उनको प्रतिबंध किया है। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो रुक पाएंगे या फिर वो हरिद्वार में एंट्री ले लेंगे। इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं, अगर नगर निगम की बात की जाए या फिर हरिद्वार जिला अधिकारी की बात की जाए, सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्योंकि समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ बैठक कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कांवड़ पटरी को सौंदर्यीकरण के लिए भी लगातार सजाया जा रहा है। वहां पर जो शिव भक्त आएंगे उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया है। क्योंकि जब भारी संख्या में श्रद्धालु शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं तो गंदगी के हालात हो जाते हैं। ऐसे में 1000 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसमें स्वास्थ्य के जो मेडिकल कैंप है वो लगाए गए हैं। तमाम ऐसी सुख सुविधाएं हैं। संजय, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि हरिद्वार के आसपास भी कई ऐसे शिवालय हैं, खासकर कनखल क्षेत्र के अंदर जो मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, वहां पर कहते हैं कि हर की पैड़ी से जल उठा करके लोग डाक बम बहुत ज्यादा जाती है वहां पर, तो क्या उसके लिए भी एक पर्टिकुलर रूट तय किया गया है? क्या डाइवर्जन्स किस तरीके के देखने को मिलेंगे? देखिए यातायात प्लान को लेकर पहले ही ये ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। क्योंकि यातायात के दौरान लोगों को काफी असुविधाएं होती है। ऐसे में दक्ष मंदिर, जिसे भोले बाबा की ससुराल भी कहा जाता है, माना यह जाता है कि सावन के माह में यहाँ शिव भक्त खुद विराजमान रहते हैं। यही वजह है गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो शिव भक्त होते हैं सबसे पहले अपनी यानी भोले बाबा की ससुराल में पूजा पाठ करते हैं और वहां से ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। हालांकि उसके लिए कई रूट बनाए गए हैं और लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए वहां ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस रहेगी, मेडिकल कैंप की सुविधा रहेगी। यानी कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा में जो शिव भक्त आएंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम यहाँ तैयारियां की गई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ नियम हैं, अगर आप कांवड़ लेकर के हरिद्वार जा भी रहे हैं तो कुछ नियम हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो रूल्स फॉलो भी कीजिए। रूल्स हमारे लिए हमारे द्वारा ही संचालित होते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नाम दर्ज हुआ है एक और कीर्तिमान। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। उत्तराखंड ने SDG में लगाई है ऊंची छलांग। SDG में शीर्ष स्थान पर स्थान मिलने पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। अग्रणी राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है उत्तराखंड, ये धामी ने कहा। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने, राज्य का विकास करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 के लिए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर ये है कि इस रिपोर्ट में प्रदेश ने पहला स्थान पाने में कामयाबी हासिल की है। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य के तहत राज्यों के आर्थिक से लेकर दूसरे विकास की गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग तय करता है, जिसमें इस बार उत्तराखंड ने ऊंची छलांग लगाई है। इसी पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
उत्तराखंड विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के लिए विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। देश भर में मानसून ने लोगों को जहां राहत भी है, तो वहीं इसका असर सब्जियों के दामों पर भी पड़ा है। भारी बरसात के चलते सब्जियां महंगी हो गई हैं। सब्जी महंगी होने के बाद आम आदमी की जेब ढीली होती जा रही है। भारी बारिश के बाद सब्जी के दामों में उछाल आया है। बरसात ने फल और सब्जियों की फसल को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। पहाड़ की करीबन 80% सब्जियां बरसात में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसके चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है सब्जी। अभी 2 दिन पहले मैं मंडी लगभग आती रहती हूँ, तो 150 रुपये किलो बोला था, अभी जाके 100 या 90 ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी मैंने 90 रुपये किलो टमाटर लिए हैं और बाकी सब्जियाँ भी 50, 60, 70, 80 ऐसे, इससे नीचे कोई भी सब्जी है नहीं। तो सबके घर का बजट बिगड़ गया है। तो सर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।